आज तुम्हें मैं हर बात बताऊंगी, घर कर गई वो भयानक रात बताऊंगी, बदन पर दिए गए हर जख्म का राज बताऊंगी, सीने में चुभे हर सूल का दर्द बताऊंगी, मेरे संस्कारों के नाम पर अपना जुलूस दिखाऊंगी, लाचार हुए अपने वजूद को, बिकते हुए अपने अस्तित्व को दिखाऊंगी। आज मैं तुम्हें अपना हर दर्द बताऊंगी। नमस्कार, सरोकार के इस खास अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। घरेलू हिंसा जो सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। आज महिलाएं एक तरफ सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी कई महिलाएं जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। हद तो ये है कि महिलाएं अपने ही घर की चार दीवारी में भी खुद को महफूज नहीं समझती, सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ वो नहीं जो महिलाओं के शरीर को चोट पहुंचाती है, हिंसा वो भी है जो उनके मन को ठेस पहुंचाती है, हिंसा वो भी है जो उनके मान सम्मान पर दाग लगाती है, हिंसा वो भी है जो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखती है। एनसीआरबी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक पिछले 4 सालों में 2015 तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें 34% का इजाफा हुआ है, जिसमें पीड़ित महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले या तो पति हैं या उनके अपने खुद के रिश्तेदार हैं, यानी उनके अपने घर के लोग। इसलिए शारीरिक हिंसा के साथ ही लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये सभी घरेलू हिंसा के ही अलग अलग रूप हैं। इसलिए सबसे पहले महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि उनका असल में हक क्या है, कैसे कोई उनके साथ वो सब कर सकता है जिसकी वो इजाजत नहीं देती। उनकी अपनी राय भी मायने रखती है, क्योंकि एक लड़की, एक माँ, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक बहन वो बाद में है। सबसे पहले वो एक इंसान है जिसका अपना मान है, अपना सम्मान है। अक्सर महिलाओं को पता ही नहीं होता कि घरेलू हिंसा है क्या, कितने प्रकार की है। वो मान बैठती हैं ये तो दिनचर्या है, वो कैसे आवाज उठाएं उन्हें पता नहीं, वो कहां जाएं। आज हम बात करेंगे महिला और घरेलू हिंसा पर, इसके विभिन्न आयामों पर, इसके लीगल एस्पेक्ट्स पर, सामाजिक ताने बाने पर और महिलाओं के सभी अधिकारों पर। और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ रेखा शर्मा है जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। बहुत स्वागत है मैम आपका राज्यसभा टीवी में। उसके बाद हमारे साथ उनके बगल में सुनीता ओझा हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से हैं, वकील हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। और उसके बाद वर्तिका नंदा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत स्वागत है मैम आपका। उसके बाद शुभ्रा मेहंदी रत्ता सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की लीगल एडवाइजर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और उसके बाद हमारे साथ हैं अमृता गुप्ता, निदेशक हैं रिसर्च एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन आज़ाद फाउंडेशन, जो कि महिलाओं के लिए बहुत काम करता है और इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे खास लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ कुछ ऐसी आप बीती हैं जो वो आज आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं मंजू जी, आइए सबसे पहले हम उनसे जान लेते हैं कि उनके साथ क्या बीता है, क्या हुआ है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आप बीती है वो आप बताइए। मेरे साथ जो बीता है, मेरे दर्द मैं बयान नहीं कर सकते। जब से शादी हुआ है मैंने हर दुख, हर मुसीबत, हर तकलीफ झेले। आदमी कमाता छोड़ के भाग जाता मेरे ऊपर, थाना पुलिस हर चीज़ करे, कहीं से मेरे को सुनाई नहीं हुआ। बहुत हार मान के 2014 में 15 में मैं महिला समिति आई, वहाँ से मेरे को बहुत सुविधा मिला जी, बहुत हेल्प मिला। मैंने ऐसे ऐसे दुख काटे हैं, अपने बच्चा लोग को गिन के रोटी खिलाए, बहुत दुख देखे मैंने। हमें महिला समिति आके दीदी शुभ्रा मैडम, उनसे आके बहुत आशा मिला, हिम्मत मिला है। हमने ऐसे ऐसे रात काटे, भूखे प्यासे। हम औरतें, हमारा कोई इज्जत नहीं, कोई एक पहचान हम चाहते, हमारा कोई एक पहचान हो, हमें समाज में एक नाम मिले। जब बचपन ना था बाप का नाम मिला, शादी के बाद पति का, अपना कोई पहचान हमारा नहीं है। हम क्यों बलिदान देते रहे, दुख झेलते रहे? हमें बताइए। आदमी भाग चुका, मेरा 5 साल हो गया।
जब से शादी करे हम दुख काट रहे, अब हमको 5 साल से छोड़ के भागा हुआ है। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझें और ये ना समझें कि हम बेचारगी जो है वो अपने अंदर से निकालें। आप बहुत हिम्मती हैं। क्या आपकी तकलीफ है, आप साझा करिए। मेरे पति के 2 शादी हो चुका है, एक गांव में है, एक मैं हूँ दिल्ली में रहती हूँ, और मेरे पति के गांव में है रायगंज। तो उसको ना हर चीज़ मतलब खर्चा वर्चा सब कुछ देते हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं देते। मैं अपने बच्चे खुद पालती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का हक मिले। तो हमने देखा कि हमारे साथ और भी ऐसे लोग हैं, हम उनसे आगे भी जो है बात करेंगे कि महिलाएं किस तरीके से अपने ही घर परिवार से माँ बाप ने जिस बिटिया को बिहाया किसी एक शख्स के साथ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी काटेगी, लेकिन वहीं पर उसे इतने दुख मिले और वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सबला ना समझ के अबला समझ बैठी है। और अब हालांकि महिलाएं आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत मैं कर लेती हूँ रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। मैम, आपसे सबसे पहले हम घरेलू हिंसा को समझना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं को यही नहीं पता कि दरअसल घरेलू हिंसा है क्या। कई बार होता क्या है कि जो ताने हैं या मारपीट है पति के द्वारा, सास के द्वारा या फिर ससुर के द्वारा, उसे वो अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेती हैं। वो ये मान नहीं पाती कि ये क्या यही घरेलू हिंसा है। मैं चाहूँगी कि आप इसे थोड़ा सा एलोबरेट करें कि क्या है घरेलू हिंसा। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी घरेलू हिंसा सिर्फ शादी के बाद नहीं होती। बिल्कुल, माता पिता द्वारा भी कई बार घरेलू हिंसा होती है, भाई बहनों द्वारा भी होती है घरेलू हिंसा, और कई बार महिला ही महिला के अगेंस्ट घरेलू हिंसा। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आदमी घरेलू हिंसा करे, महिला भी महिला के अगेंस्ट घरेलू हिंसा करती है। हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें से मानसिक हिंसा, जो आप किसी महिला को ये कहते रहें तुम देखने में खूबसूरत नहीं हो, इतनी मोटी क्यों हो गई, या तुम घर से कुछ लाई नहीं, ये पति द्वारा, या पिता हमेशा कह सकते हैं कि तुम घर ही रहोगी, तुम पढ़ाई करने आगे नहीं जा सकती, या माँ कह सकती है तुम्हारी शादी जहाँ हम चाहेंगे वहीं होगी जी। ये सब तरह की हिंसा है। ये मानसिक है, जहाँ तक कि शारीरिक सबको पता है, और महिलाएं ज़्यादातर इसलिए ले लेती हैं इसको दिनचर्या का हिस्सा, क्योंकि वो अपनी माँ को पिटता देखती हैं लड़कियां, तो वो सोचती है मेरी माँ पिट रही थी तो मैं पिटूंगी तो कोई बड़ी नई बात नहीं है, ये तो होता ही है। मैंने बहुत बार देखा है कि एक महिला को कोई दूसरी महिला बचाने जाए, वो कहती है कि तुम क्यों मेरे बीच में, मेरे घर का मैटर है ये जी। जब तक कि हाथ से बात ना निकल जाए तब तक महिलाएं बाहर आकर बात भी करना नहीं चाहती इस बारे में। लड़कियां हैं तो वो अपने माँ बाप की इज्जत को ढकती रहेंगी कि मेरे माँ बाप की इज्जत है इसलिए वो सहती रहेंगी, और पत्नी है तो वो पति और ससुराल वालों की इज्जत। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के हाथ में ही इज्जत संवारना नहीं है, ये दोनों पक्षों में, पुरुष और महिला दोनों के हाथ में है इज्जत परिवार की। हम क्यों नहीं पहला कदम उठाते, हम क्यों ढूंढना चाहते हो, आप क्या करोगे उससे, ना उसने पहले आपको रोटी खिलाई ना अब खिलाएगा वो रोटी, आप क्यों ढूंढना चाहते हो। अब वो दूसरी हैं जिन्होंने, इसीलिए सरकार ने वो ट्रिपल तलाक भी बंद किया है, 2-2 शादियां करके बैठे हैं, और जहां महिला आवाज उठाती है वहीं तलाक की बात कर देते थे। ये एक जो नया कानून आया है ये भी आप लोगों के लिए आया है। आप जब दूसरी पत्नी को वो खिला रहा है, आप क्यों उसके साथ शादी रखना चाहते हैं, क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते। और जब आप खुद बच्चे पाल रही हैं, खुद पाल ही रही हैं, तो आप क्यों रहना चाहती हैं। ये महिलाओं पे बहुत डिपेंड करता है। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि भाई शादी होके गई हो वापिस नहीं आई, ये माँ बाप का कसूर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्ची को आप वो देते ही नहीं हो कि तुम वापिस आ सकती हो। बेटी और बेटे दोनों का घर है माँ बाप का घर, ये चीज हमें भी समझने की बात है। अगर हम बेटी को ये कहें कि तुम्हें मुश्किल हो तो तुम वापस मुड़ के आ सकती हो, तो वो मार ना खाए जिंदगी भर, उसका कोई ना कोई संवारने वाला हो, और सबसे पहले हम पाँव पे उसे खड़ा करें तो बहुत जरूरी है। वो कभी मार नहीं खाएगी अगर वो कमाई कर रही होगी तो। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही, क्योंकि घर परिवार जो है वो एक इकाई है, और जो बच्चियां वहां सीखती हैं, जो माँ उसे सिखाती है, दरअसल वहीं पर वो बीच पड़ता है कि महिलाओं के साथ आगे क्या होने वाला है। मैम, जैसा कि इन्होंने भी कहा, काफ़ी सही बात कही रेखा मैम ने, कि हमें बचपन से सिर्फ सहना सिखाया जाता है, कहना नहीं सिखाया जाता। माँ बच्ची से कहती है कि शादी के बाद अगर घर में कुछ हो रहा है सह ले ताकि परिवार ना टूटे। तो ये जो एक लोक लज्जा,
हया, शर्म और परिवार को बांधे रखने की जिम्मेदारी ये सिर्फ औरतों के ही माथे क्यों मर दी जाती है? शुभ्रा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बंधन को महिलाओं के ऊपर से आखिर कैसे तोड़ा जाए? ये जो, क्योंकि ये एक लेगेसी चली आ रही है शुरू से कि महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी है परिवार को बांधे रखना, और चाहे उसके लिए वो सहती क्यों ना रहे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि परिवार को बांध के रखे, क्योंकि हम भी इसी समाज से बड़े हुए हैं। हमने भी देखा कि हमारे घरों में हमारी मम्मी या हमारे फादर जो हैं वो भी यही कहते थे कि भी बच्चों को, लड़कों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लड़कियों को कम पढ़ना चाहिए। और अगर लड़की को कोई सब्जेक्ट पसंद आया, अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे लॉ पढ़ना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये था कि भी टीचर बन जाए, अपना घर संभाले और परिवार को आगे ठीक से देखे। तो ये जो सोच है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा और चेंजेस लाने में, जिसमें कि अब हम जैसे माताएं हो गई हैं, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। जैसे बेटे हैं हमारे घर में, हम उनको सिखाएं कि भाई लड़कियां हैं या बहनें हैं, उनको आप कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो। जब तक वो बेटा मेरा नहीं सीखेगा कि बहनों को कैसे रिस्पेक्ट करनी है, माँ को कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये पूरी जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर है, परिवार से शुरू होता है, उसके बाद ऑफ कोर्स कानून आता है। जैसे कि हम जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो 2005 में आया। और डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे रेखा मैडम ने बताया क्या क्या वायलेंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और आपको हैरानी लगेगी, मैं आज या कल ही के न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि यूएन की स्टडी आई है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड, ये इंडिया की बात नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस पूरे वर्ल्ड ओवर में है। उसमें 38% ये मानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया, ये हस्बैंड का राइट है कि वो अपनी वाइफ को मारे। जी, ये यूएन स्टडी की है, ये इंडियन स्टडी नहीं है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। बिल्कुल, लेकिन इसमें इंडिया में अभी कुछ ही दिन पहले एक जो पिक्चर आई है तापसी पन्नू की थप्पड़, बहुत कुछ कहती है वो फिल्म की थप्पड़, सिर्फ इतनी सी बात, लेकिन वो कैसे कर सकता है। तो ये जो थप्पड़ मारने वाली बात है वो आपने एकदम सही कहा, यूएन की स्टडी है कि मान लिया गया है कि पति को ये अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मार सकता है और पत्नी को ये सहना होगा। चलिए हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुनीता ओझा हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। मैम, जो कानून लाया गया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, उसमें महिलाओं के संरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, क्योंकि उससे पहले ये था कि महिलाएं आरोप लगाएंगी पति पर या फिर जो भी उनके साथ हिंसा कर रहा है। अब महिलाओं के भरण पोषण और उनके संरक्षण को लेकर इस कानून में बात कही गई है। थोड़ा तफसील से आपसे जानना चाहेंगे इस कानून को लेकर। शुक्रिया अमृता जी। इस कानून के बारे में मैं 5 चीज़ें बताना चाहूँगी। पहला, सबसे खूबसूरती इस बात की ये है कि ये कानून कहता है घरेलू हिंसा घर की बात नहीं है, ये समाज का प्रॉब्लम है और पूरे इसको मान लिया गया कि भाई ये कानूनी तरीके से गलत है। 1। दूसरी बात, जो घर में रहने वाली हर एक महिला को ये सुरक्षा देता है, चाहे वो 5 साल की लड़की हो, वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो, अनमैरिड सिस्टर हो, उस घर में जो भी रह रही है महिलाओं, सबके लिए ये सुरक्षा का प्रावधान है। तीसरी बात कि जो घरेलू हिंसा है उसका जो डेफिनेशन बहुत ही वाइड रखा गया। तो घरेलू हिंसा का मतलब केवल थप्पड़ ही नहीं है। घरेलू हिंसा का मतलब उसको मानसिक प्रताड़ना देना, उसको शारीरिक तरीके से प्रताड़ना देना, उसको भरण पोषण नहीं देना, उसके एजुकेशन के लिए नहीं पैसे देना, उसको घर से बाहर निकालना, हर तरह की प्रताड़ना घरेलू हिंसा में कवर की गई है। अब तीसरा सवाल उठता है कि भाई अगर कोई ये इस तरह की हिंसा घर में सफ़र कर रहा है तो उसके पास उपाय क्या है। जो कानून उनको उपाय देता है, बहुत सारे जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, आप किस तरह के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकती हैं कोर्ट से जा कर के। सबसे पहला, अगर आप हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो सबसे बड़ा खतरा होता है कि घर के ऊपर से छत चली जाएगी। पहली बार इस कानून में बोला गया कि एवरी वुमन हैज़ अ राइट टू स्टे इन हर शेयर्ड हाउस होल्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसको वो हाउस होल्ड बिलोंग करता है, पति का हो ना हो, रेंटेड हो, खरीदा हुआ हो, सास ससुर का हो, किसी का भी हो, उसको अधिकार है कि वो घर में रहेगी। आप उसको निकाल करके रोड पे नहीं फेंक सकते। दूसरी बात, मेंटेनेंस का
तो इमीडिएटली वो खतरा ना हो कि अगर मैं हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरी रोटी रुक जाएगी। जैसा कि एक बहन यहाँ बता रही थी कि खाने को नहीं मिला, वो नहीं रुक सकती है। आप मेंटेनेंस के ऑर्डर्स ले सकते हैं, कस्टडी के ऑर्डर्स, आपके बच्चे नहीं छीने जा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई बच्चों को मुझसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि उनकी कमज़ोरी मानी जाती है। ये सारे तरह के ऑर्डर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को एक कवच की तरह इस्तेमाल करने के लिए महिलाएं कोर्ट से ले सकती हैं। अब ऐसा है कि दूसरी एक और सबसे बड़ी एक और बात है कि ये ऐसा नहीं कि आप कोर्ट चली गई, आपने ये ऑर्डर ले लिया तो भाई ये कोई जेल भरो कानून है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके कोर्ट जाने से ही आपके पति या जो पिता या जो भी हैं जो घरेलू हिंसा कर रहे हैं उनको जेल नहीं भेजा जाता। ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि ये ऑर्डर प्रोटेक्शन के हैं। जब ऑर्डर वो वायलेट होते हैं तब फिर वो कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है, तब उनको जेल भेजा जा सकता है। तो पहले ये सिविल प्रोसीडिंग की तरह शुरू होती है। और एक और खासियत ये है कि कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग में आप ये ऑर्डर्स मांग सकती हैं। हो सकता है आपके पति ने डिवोर्स डाला हो और आपको उसमें ये प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई मुझे घर से ना निकाला जाए, मुझे मेंटेनेंस दे दी, ये सारे ऑर्डर्स उन प्रोसीडिंग में भी। तो जिस तरह से जितना सोच करके, जितने सूझबूझ से ये कानून बनाया गया है, वो हमारे ख्याल से बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। अब बात उठती है हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन विडंबना ये है कि बहुत सी महिलाओं को इस कानून के बारे में या इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि होता क्या है कि जो पढ़ी लिखी और सक्षम महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं, लेकिन जो नीचे तबके की हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है और वो ये मान लेती हैं कि अब सहना ही हमारी ज़िंदगी हो गई है। वर्तिका नंदा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। घरेलू हिंसा को आप कैसे देखती हैं? और इसी के साथ मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी। जो महिलाएं जिन्हें जेल में डाला गया है उनको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बार उन्हें भी फंसाया जाता है। हालांकि कई बार वो दोषी भी होती हैं, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा करती हैं। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन जागरूकता के साथ आवाज़ भी आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई जागरूक हो, पर यह भी हो सकता है कि वो ना बोले। और जहाँ तक जेलों का सवाल है, हमने जो हमारी श्रृंखला है तिनका तिनका, इसके तहत देश की कई जेलों को देखा। अभी हाल में जो हमने सर्वे किया वो आगरा की जेल में किया, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जेल है। और वहाँ हमने ये महसूस किया कि जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जेल के अंदर आई हैं, आम तौर पर उनकी मुलाकात सबसे कम है। जैसे नवंबर के महीने का जो हमने सर्वे किया, हमने देखा कि अगर एक पुरुष के लिए ऑन एन एवरेज अगर एक दिन में 25 उन्हें मुलाकात के लिए 25 पुरुष जा रहे हैं, तो महिला एक है। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड है, चाहे महिला बाहर हो चाहे महिला अंदर हो, एक तो हमें ये मानना होगा कि महिलाएं बोलती कम हैं। महिलाओं की तरफ से क्राइम भी कम होता है। आप पूरे जेल का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 96% के करीब पुरुष जेल में हैं और महिलाओं का प्रतिशत 4% है। एक तो इसी से बात साबित हो जाती है कि महिलाएं हिंसक नहीं होती और वो जितना समय तक हो सकता है वो सहने की कोशिश करती हैं। ये उनकी प्रवृत्ति में है, ये उनकी प्रवृत्ति में है। उसके बाद अगर जो वो जेल पहुंचती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में खास तौर पर, या फिर इस केस में कि उनसे उनके हस्बैंड का उन्होंने अगर मर्डर कर दिया है, तो जो पूरा समाज है, चाहे वो इधर का हिस्सा हो या उधर का, वो दोनों तरफ से एक तरह से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाती हैं। और ये बात मुझे बड़े अजीब सी भी लगती है कि कई बार जो पुरुष जेल से छूटते हैं उनके लिए अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना तकरीबन आसान है, बहुत आसान है। लेकिन महिलाएं किसी भी स्टिग्मा से गुजर जाएं, चाहे वो स्टिग्मा एक रेप का हो या वो विक्टिम होने का हो, किसी भी तरह के विक्टिम का, या वो जेल में जाने का, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। उनके ऊपर ये जिंदगी भर का दाग हो जाता है। हाँ, कि शायद उन्होंने ऐसा किया है इसलिए वो जेल के अंदर गई और स्टार्ट करना बहुत मुश्किल। तो उनके लिए अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से क्रिएट करना या ये कह पाना कि वो अपनी सज़ा को तो काट चुकी हैं। हमें ये भी मानना होगा जो जेल में गया है, हम आमतौर पर ये सोचते हैं जेल गया वो तो छूट आया, हम ये भूल जाते हैं कि जेल में एक रात गुजारना भी बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो सज़ा को काट चुकी हैं और वो बाद में वापस आ रही हैं, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी का रास्ता एक औरत के लिए बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अ मेल। जी बिल्कुल। अमृता गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और बड़ा ही ये एक दुख है कि क्यों हर मोर्चे पर महिलाओं के साथ ही दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चाहे वो जेल से वापस आ रही हो या रेप विक्टिम हो, एसिड विक्टिम हो। महिलाओं की स्वीकार्यता समाज में आज भी नहीं बन पाई है। वो हर मोर्चे पर लड़ रही हैं।
बजाय इसके कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है, इसके बावजूद भी अगर वो अपने पति से डाइवोर्स भी ले लेती हैं तो एक डाइवर्सी वुमन को अलग तरीके से देखा जाता है। इसके पीछे आखिर जो हमारी सामाजिक सोच है, कहीं ना कहीं कारण तो वही है। बिल्कुल, थैंक यू अमृता। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बात शुरू में बहन ने बोला है कि पहचान की बात है, महिला को महिला की पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं आज़ाद के काम से जोड़ के देखती हूँ तो हम महिला को हेल्प करते हैं उनकी पहचान बनाने के लिए। और अगर आज देखें 18% सिर्फ महिलाएं हैं जो वर्कफोर्स में शामिल है। तो महिला अगर अपनी पहचान बनाना चाहे, अगर काम में जुड़ना चाहे, तो उस पर भी तो पाबंदियां लगी हुई हैं। जी, क्या वो वायलेंस का एक स्वरूप नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो वायलेंस का, उसमें वायलेंस का क्या योगदान है? यही है इम्पोर्टेंट। और ये एक सामाजिक ढांचे के हिसाब से अगर आ रहा है तो इसमें हम क्या सिर्फ महिला से बात करेंगे, क्या हम पुरुषों से बात नहीं करेंगे? शुभ्रा जी ने ऑलरेडी बोल दिया है इस बात पे, और हम अपने काम से भी जोड़ के ये बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई महिला आती है, आज आज़ाद फाउंडेशन महिलाओं को गैर परंपरागत और संसाधनहीन महिलाओं को गैर परंपरागत काम के अवसरों से जोड़ता है। और हमारा जो मेन काम अभी है जो कि आज़ाद और सखा मिलके करता है वो है महिलाओं को एक सशक्त शोफर बनाना, ड्राइवर बनाना, सशक्त और पेशेवर ड्राइवर बनाना। तो इस काम के तहत हम देखते हैं जो महिलाएं आती हैं, एक तो वो पहले से प्रताड़ित होती हैं, फिर वो जब काम से जुड़ने लगती हैं, स्किल बिल्डिंग उनकी होने लगती है, और वो उनको हम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाते हैं, हम उनको एम्पावरमेंट के स्किल्स सिखाते हैं, हम उनको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बोलते हैं, लीगल राइट्स के बारे में बोलते हैं। वहाँ वो जब घर जाके आवाज़ उठाने लगती हैं तो उन पे कितना बैकलैश आता है। तो वो बोलने लगते हैं, आप क्या सीख रहे हो वहाँ जाके, आप क्यों बाहर जाना चाहते हो, आप बाहर जाके कमाओगे कितना? पर वही महिलाएं जब कमाती हैं और एक्चुअली इतना कमा पाती हैं कि घर में योगदान कर पाती हैं, ऐसी 70% महिलाएं हैं जो तिनका भर का काम है हमारा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनको आज़ाद से ट्रेनिंग मिली, जो आगे सखा में जाके पेशेवर ड्राइवर के एक सशक्त ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को चैलेंज किया है। कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया है, घरों से निकल के आई हैं, खुद अकेले बच्चों के साथ रह रही हैं। कुल मिला के सेल्फ एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, महिलाओं के लिए कि वो अपनी बात को कैसे रख सकती हैं, अपने अधिकारों को जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ जो इस समय बहुत सारे दर्शक भी हैं जो इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आप में से अगर कोई हमारे गेस्ट पैनल से अगर कोई सवाल करना चाहे, कोई दुविधा है या कोई परेशानी है, तो कृपया प्लीज़ आप पूछिए। मैं मैगदलीन मैरिन हूँ और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बापनूगढ़ शेल्टर होम से की इंचार्ज हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शेल्टर होम में बहुत सी पीड़ित महिलाएं आती हैं। हमारा NCW भी भेजता है, DCW भी भेजता है और कई NGOs हमारे पास में भेजती हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी आती हैं। एक बच्ची हमारे पास आई, प्रियंका नाम दूसरा उसका, लेकिन वो इतनी परेशान हुई थी, डोमेस्टिक वायलेंस भी और पति से प्रताड़ित भी। उस बच्ची को, सुब्रा मैडम को भी, मैं लीगल एडवाइजर है ये हमारी, इनको भी मैं बुलाती थी और उसकी हम लोग काउंसलिंग करते थे। उसकी काउंसलिंग करके उसको हमने इतना सक्षम बनाया, बनाते तो सभी को ही है, एक उसकी स्टोरी आपको बता रही हूँ, इतना सक्षम बनाया। उसके हस्बैंड, उसके ससुर को भी हमने बुलाया, उनकी भी हमने काउंसलिंग की, लेकिन कहता जी ऐसी लड़की को तो हम अपने घर में नहीं रख सकते। हमने पूछा कि ऐसी लड़की है क्या ये, कि ये आवाज़ ज़्यादा उठाती है। आवाज़ वो उठाती थी अपने हक के लिए, क्योंकि उसको, उसका जो बच्चा हुआ, बच्चे को उसके पास जाने नहीं देते थे जी, उसको फीड नहीं कराने देते थे। वो बच्ची इतनी परेशान थी कि अपनी सास से बोलती थी, क्यों मैंने बच्चा को जन्म दिया है, कम से कम मेरी गोद में मेरा बच्चा तो दे दो। वो लड़की इतनी सक्षम बनी कि आज हमने उसको अपने यहाँ से काउंसलिंग करने के बाद में उसका डोमेस्टिक वायलेंस में और डालसा में हमने केस भी डलवाया। आज वो लड़की को हमने काम पर लगाया। आज 40,000 वो अकेली रह रही है पीजी में, हमारे पास से गई है, अभी अकेली रह रही है, लेकिन वो आज इतने अच्छी है कि अपने पैरों पर खड़ी हुई।
बिल्कुल, ये एक सक्सेस स्टोरी है और ये इंस्पायर करती है बाकी लड़कियों को भी और बाकी लोगों को भी। मेरा यही काम है, मैं घरों में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, बीच बीच में जाके देखती हूँ किसके घर में वायलेंस हो रहा है और किसके घर में ज़्यादा हिंसा हो रहा है। जब मैं ढूंढती हूँ तो देखती हूँ कि सास मतलब घर की महिलाओं को ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अगर ये चीज़ बंद हो जाए, इसमें भी काफ़ी मतलब हद तक ये हिंसा बंद हो सकता है जी। तो मैं उनको हेल्प करती हूँ कि आप लोग की इज्जत कीजिए, सास बहू की इज्जत कीजिए, बहू सास की इज्जत कीजिए, इसमें पुरुष हल्का पड़ जाएगा। जी बिल्कुल मैम, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी रेखा मैम कि हमने देखा है कि कई आमतौर पे ज़्यादा मामलों में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन जाती हैं। सास हो, ननद हो, कई बार घर पर भी माँ बेटी को ही दबा देती है। तो ऐसे में ये कौन सी सोच है हमारे समाज की जो अपनी ही मतलब अस्तित्व को खत्म करने पर उतारू है? ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष की नहीं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया है कि महिलाओं को काटने में, चाहे वो प्रोफेशन में हो, अगर बॉस महिला होगी तो दूसरी महिला को बढ़ता नहीं देखना चाहेगी। जो अब चेंज हो रहा है, मुझे लगता है अब महिलाएं, अब जो नई महिला सोच है वो ये है कि जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो दोनों ऊपर जाते हैं। ये नहीं है कि एक को नीचा दिखाकर आप थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहें। और हमें एक सिखाया भी गया है कि अपनी लकीर लंबी करनी हो अगर तो अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की मिटाए ना। तो ये महिलाओं को सीखने की बचपन से ज़रूरत है। अगर आप घर में दो बहनें भी देखेंगे तो आपस में कंपटीशन सा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं माँ बाप उसके कसूरवार होते हैं कि तू दिखने में सुंदर है तो उसको आगे बढ़ा दिया, या दिखने में दूसरी बहन सुंदर नहीं, तो एक मन में एक वो आ जाती है। वैसे ही ससुराल में तो जाकर ये हमेशा देखा गया है, ससुर कभी तंग नहीं करेंगे, सास तंग करेगी, और ये सोच बदलने की बात है। अब क्योंकि सास को भी ये सोचना है कि आज वो उसका दिन है, आने वाला समय वो बहू का है, जब वो बूढ़ी होगी तो बहू की जरूरत उसको होगी देखभाल करने के लिए। और ये सोच आज की जनरेशन में मैंने देखा है ये चेंज हो रहा है। आज फ्रेंड्स हैं, सास बहू दोस्तों की तरह हैं। FIRs जितनी होती हैं आप देखेंगे कॉलोनीज से ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, पढ़ी लिखी महिलाएं पुलिस के पास जाने से घबराती हैं। ये सोच भी हमें पढ़ी लिखी महिलाओं में चेंज करना होगा कि आप फाइनेंशियली इतने डिपेंडेंट ना हो अपने हस्बैंड पे कि आपकी किटी पार्टी के पैसे खत्म हो जाएंगे, आपकी छुट्टी के पैसे खत्म हो जाएंगे, आप कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगी। आपको अपने पाँव पे खड़े होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो बाकी लोगों ने भी कहा कि औरत जब तक अपना कमाएगी नहीं तो ये चीज़ चलती रहेगी। जब वो कमाना शुरू कर देगी तो कहीं ना कहीं वो रोक पाएगी ये। बिल्कुल, शिक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में। इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारा मेंटल बैरियर है वो कई बार पुराने मुहावरों में हम अटक जाते हैं कि महिला महिला की दुश्मन है। असल में पुरुष भी बहुत बार पुरुष का दुश्मन होता है। जी, आप कभी भी देखिए, किसी भी जगह में दोबारा से जेल में जाऊंगी, आप जेलों में जाकर देखिए कितने पुरुष आपको मिलेंगे, पिता ने बेटे को मार दिया, बेटे ने पिता को मार दिया, लेकिन माँ ने बेटी को मार दिया, बेटी ने माँ को मार दिया, ऐसा कम होता है। पर आप रिपोर्टिंग जब आप देखेंगी, कभी भी अगर किसी महिला ने दूसरी महिला को मार दिया तो उसकी जो कवरेज है वो बहुत सनसनी के साथ होगी, वो बहुत बड़ी बात के तौर पर देखी जाएगी और महीनों ये लगेगा, क्योंकि कभी कभार होता है, पर क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग इस तरह से हुई है कि आपको ऐसे लगेगा कि देखिए एक महिला ने एक दूसरी महिला को मार दिया। ऐसा होता कम है। तो मुहावरे एक तो बदल रहे हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो सोच है ना कि एक ससुर, जैसे अभी एग्जांपल दिया गया कि ससुर कुछ नहीं कहता, ससुर बहुत स्मार्टली प्ले करता है कि सास को आगे कर देगा, आप बहू से बात करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बहुत सीधा हो गया। बिल्कुल, तो ये तो पूरी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जो सोच है कि आप इसे फिर आप एक इसको ये कहना शुरू कर दो कि भी महिला महिला की दुश्मन है। जबकि मैंने ये देखा है, मैं अगर अपने काम पे जा रही हूँ तो मेरा बच्चा मेरी सास संभाल रही है, मेरी माँ संभाल रही है, मेरा ससुर नहीं संभाल रहा, मेरा हस्बैंड नहीं संभाल रहा। तो ये तो एक कहावत बनाई गई है एक औरत को औरत के सामने खड़ा करने के लिए कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा नहीं है। यानी कि प्रतिसत्तात्मकता जो है वो इसके पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। मैम इसे लेकर आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पितृसत्ता जैसे महिलाओं पे एक भार देती है कि आप चुप रहें और आप सहें, और आप पे वैसे मेन पे भी एक भार देती है, क्योंकि हम पुरुषों के साथ भी काम करते हैं और ये हमने देखा है कि वो भी इस बोझ के तले जी रहे हैं
कि मर्दानगी का क्या डेफिनेशन है, परफॉर्म करने की, क्यों परफॉर्म करने की एक होड़ मची हुई है, क्यों एक कंट्रोल की होड़ मची हुई है, क्योंकि वो तो सामाजिक ढांचे ने उन्हें बोला है करने को। शुरुआत में बचपन में बिल्कुल, सिखाया जाता है, बिल्कुल, माँ सिखाती है, पिता बिल्कुल। सिखाता है। अगर पितृसत्तात्मक सोच को हम बदलना चाहें तो हम मर्दानगी के डेफिनेशन को बदलें, को हम मर्दों को समझाएं कि हम मर्दों को साथ लेके चलें, वो भी हमारे फ्रेंड्स हों, वो भी एक महिला को, जैसे अनपेड केयर वर्क की बात सभी बोल रहे हैं आज, ऑक्सफैम की बड़ी स्टडी निकली है उस पे कि महिलाओं को घरेलू काम में अगर आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, वो घरेलू काम में जूझी हुई हैं कि वो बाहर आगे काम नहीं कर पा रहे हैं आके। बिल्कुल, तो घर का यहाँ सारा रोल बोझ सिर्फ कहाँ है? महिलाओं के- मर्दों का है। बिल्कुल। और यहाँ हम काम कैसे करें? मर्दों के साथ काम करें, उनके साथ बात करें कि महिलाओं के साथ आके हाथ बटाएं। और ये बहुत जरूरी है कि ये सामाजिक ढांचे को बदलाव इसी तरह से आएगा बिल्कुल, जब हम और ये जो मर्दानगी की जो डेफिनेशन है, बिल्कुल। अब जो बिल्कुल मर्दानगी रास दोनों में नहीं होती आती है। कि मर्दानगी कि और महिलाओं को कंट्रोल बिल्कुल। करना। और फेमिनिन आदमी भी होते हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने की बात है कि फेमिनिन कई बार आदमी ज्यादा होते हैं, औरत मर्दानगी। मर्दानगी से मतलब ये मर्द से नहीं है, मर्द में ही मर्दानगी होती है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। और जहां तक आपने परफॉर्मेंस की बात करी, आज आदमी बात उठाने लगे हैं कि मैं ही क्यों कमा के लाऊं और मेरे ऊपर ही क्यों। और आजकल मेंटेनेंस पे बहुत बड़ी बात उठ रही है कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। अगर औरत जाना चाहती है छोड़ के तो मैं ही क्यों मेंटेनेंस दूं। औरत, इसीलिए मैं कहती हूँ कि दोनों का कमाना फिर उस, लेकिन वहां ये भी जरूरी है कि आदमी घर में भी काम बटाए, बिल्कुल हाथ बटाए, क्योंकि अगर औरत बाहर जाती है तो वहां आदमी भी। तो कहीं ना कहीं जब तक हम जेंडर इक्वालिटी नहीं लाएंगे किसी भी रोल में, बिल्कुल, तब तक ये चीजें, सामाजिक जो ढांचा है वो ठीक नहीं लेकिन होगा। ये जो जेंडर इक्वालिटी की मैम आप बात कर रही हैं, दुख इस बात का है कि ये अभी बहुत कम परसेंटेज में है। जो वर्किंग महिलाएं हैं उन पर दोहरा बोझ है। वो ऑफिस से जब आती हैं तो खाना बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, बच्चों को देखने की जिम्मेदारी उनकी है। ये इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्हें वो काम करना है, और जिसको वो पति एक्सपेक्ट भी करता है कि तुम बाहर भी करो और घर को भी संभालो, तो ये दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो आप भी अपने सवाल रेस कर सकते हैं। हेलो, कोई महिला अगर झूठा केस डालती है किसी के ऊपर, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई जुर्माना या कोई ऐसा कुछ नहीं होता है? सुनीता जी, इसके लिए संक्षिप्त में देखिए, जहाँ तक झूठे केस की बात है, केस तो फाइल होगा पुलिस में या कोर्ट में। कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करने के बाद फैसला देगी। झूठा केस होगा, खारिज होगा, सच्चा केस होगा, उनको रिलीफ मिलेगी। ठीक है, तो ये कहने की बात कि भाई महिलाएं झूठा केस करती हैं या अपने कानून से जो दिए हुए अधिकार हैं उनका मिसयूज़ करती हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत और गलत सोच को बढ़ावा देना है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए, देखिए कानून जो आया है, अगर आप केवल आइसोलेशन में तो नहीं रहते हैं। जो महिलाओं की बात हो रही है, आपके इर्द गिर्द पूरी महिलाओं की चादर बिछी हुई है। जहाँ तक आप माँ से लेके, बहन से लेके, बीवी से लेकर के, क्या अगर वो अपने आप में, जैसे कि रेखा जी कह रही थी अभी, कि सक्षम होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, तो भार पुरुषों से भी तो हटेगा। बिल्कुल, है ना। वो भी तो थोड़े उनके ऊपर भी जो कांस्टेंट प्रेशर है कि भाई उन्हीं को कमा के लाना है, घर पे सुबह से शाम काम करना है, वो उनके ऊपर भी थोड़ा भार कम होगा। और दूसरी बात है कि लॉ के टर्म्स में आज के दिन पे महिलाओं के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि कानूनी तौर पे ये बेस्ट पीरियड है, बेस्ट टाइम है इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे वायलेंस को रोकने के लिए हो, कानून बहुत बढ़िया है। लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, और सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन, वायलेंस रुकेगा कैसे? चाहे वो आपके कार्यस्थल पे हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रोड पे हो। जब अधिक से अधिक महिलाएं उठ के बाहर आएंगी, काम करेंगी और काम करेंगी, जब प्रेजेंस, जब 20 महिलाएं हो तो कोई महिला कैसे कोई छेड़खानी हो सकती है। सो वर्क प्लेस में अगर 50-50% महिला है, कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा? आप सब तो महिलाओं को बाहर आने की जरूरत है, मगर महिलाओं को बाहर आने के लिए पुरुषों को थोड़ा अंदर भी आना पड़ेगा। तो जब तक वो बैलेंसिंग नहीं होगा रोल में, एक जो केवल बच्चा पैदा करने का काम छोड़ करके पुरुष हर काम कर सकते हैं, और ये बात रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे रियल फ्रीडम और रियल इक्वालिटी है दोनों जेंडर्स के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और विडंबना ये भी है कि वर्क प्लेस पर भी हम देख रहे हैं कि अभी भी हम बराबरी पर नहीं आ पाए हैं, चाहे वो बहुत सारे सेक्टर्स हों।
महिलाओं ने बहुत बुलंदियां छुई हैं, लेकिन वो जो 50-50 का भी रेशियो अभी नहीं आ पाया है, चाहे मीडिया हो या फिर और भी जो दूसरे सेक्टर से महिलाएं अभी भी वर्क प्लेस पे पुरुषों के मुकाबले में कम हैं। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि अगर 2016 की बात करें तो 437 मामले सामने आए थे घरेलू हिंसा के, 2017 में 616 मामले आए थे, 18 में ये 579 हो गए। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं और कुल मिला के ये आंकड़े जो हैं वैसे बढ़ रहे हैं कई मामलों पर, और कुछ आंकड़े जो हैं वो दर्ज भी नहीं हो पाते हैं। बढ़ने का वजह ये है कि लोगों को अवेयरनेस ज्यादा हो रही है और एफआईआर भी अब पुलिस को करनी पड़ती है, पहले पुलिस मना कर देती थी। बढ़ने के मतलब ये नहीं है कि हिंसा बढ़ रही है, मामले दर्ज हो रहे हैं। मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में। पहले लोग जाते नहीं थी, कानूनी रास्ता नहीं अपनाते थे, घर में सह लेते थे, लेकिन आज महिला जाने लगी है। बड़े नहीं है मामले, लेकिन अवेयरनेस ज्यादा हो गई है और तो ये पॉजिटिव संकेत है कि कम से कम चीजें दर्ज हो रही हैं। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी बात करना जरूरी है। आज लोग बात करने लगे हैं, इसका मतलब वो रास्ता अपना रहे हैं जहां खत्म होगा ये घरेलू हिंसा एक दिन। जी बिल्कुल। और जो जगह हमने देखा है, जैसे हमारा ही एनजीओ है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो हमारी जितनी ब्रांचेस है पूरा ऑल इंडिया के अंदर में, तो सारी ब्रांचेस जागरूकता प्रोग्राम करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, और इसी से हम लोग जगह जगह जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को नहीं पता, महिलाओं को नहीं पता। अभी एक था कि मेरी अपनी बेटी घर से हमने सिखाया उसको, तो शादीशुदा एक बच्चे की माँ, लेकिन उसके ही बिल्कुल सामने वाली कॉलोनी में एक लेडीज़ को बहुत मारा जा रहा था, और इतनी आवाज़ें वो सुन रही थी अपने घर से जब आवाज़ें सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने क्या करा, 100 नंबर पर कॉल कर दी। 100 नंबर पर कॉल करके तो उसी के नंबर से आई और उसने बताया कि सामने एक लेडीज़ को बहुत मारा जा रहा है। पुलिस आई, वहाँ देखा, और वो लेडीज़ ने बाद में आकर उसको थैंक्स करा कि आपने मुझे बचा लिया। तो हमें जागरूक तो होना ही पड़ेगा और जागरूकता दिखानी पड़ेगी जगह जगह जाकर। My question to the requested panel is there some religious and cultural impacts in instigating violence against women? इसका जवाब मैम। इट्स टोटली रिलीजियस एंड सोशल। अगर रिलीजियस सैंक्शन ना हो, सोशल सैंक्शन ना हो, तो ये वायलेंस रिलीजियस में गलत रिलीजन समझना, गलत तरीके से रिलीजन को, इस कारण से होता है। रिलीजन कोई नहीं कहता है कि महिलाओं पे हाथ उठाए। हमारा हिंदू धर्म देखे तो सभी देवी जो हैं, चाहे वो एजुकेशन की देवी हो, चाहे वो लक्ष्मी धन सरस्वती, सभी माता है। रिलीजन नहीं सिखा रहा है हमें मारना, लेकिन पोर्ट्रे करना रिलीजन को गलत तरीके से, कि हिंदू धर्म कहता है कि आपको पल्लू करना है, हिंदू धर्म कहता है। वैसे ही मुस्लिम धर्म में ये कहीं नहीं कहा गया कि ट्रिपल तलाक किया जाए। उनके शिया जो कानून है उसमें कहीं भी ये नहीं है ट्रिपल तलाक की आज़ादी, लेकिन उन्होंने अपने आप से, मुस्लिम मर्दों ने खुद ही उस कानून को मोड़ तोड़ कर ट्रिपल तलाक को वो अपना रिलीजियस वो बना दिया। जहां तक कि रिलीजन की बात है, कोई रिलीजन नहीं कहता महिलाओं पे हाथ उठाओ, कोई रिलीजन नहीं कहता, लेकिन आप उसको जैसे मर्जी मरोड़ दें, क्योंकि वही है पितृसत्ता की बात। बिल्कुल। इसलिए जो ये पोर्ट्रेयल है, इसमें शायद हम मीडिया का पोर्ट्रेयल भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सोप ओपेराज का जब कल्चर स्टार्ट हुआ, तो ऑल ऑफ अ सडन जो सोप ओपेराज बहुत पॉपुलर हुए, उसमें फीमेल्स को एक स्टीरियोटाइप्ड एक इमेज उसकी बना दी गई, और फिर हमें लगने लगा कि जो भी फीमेल है वो असल में ऐसी ही दिखनी चाहिए, तो क्योंकि वही आइडियल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हमें ये मानना होगा कि जैसे पुरुषों में कुछ कमियां हैं, महिलाओं में भी कमियां हैं। और इशू ये नहीं कि महिला वर्सेस पुरुष, ये कोई कंपटीशन नहीं है और कोई झगड़ा भी नहीं है। दोनों जब मिलजुल कर आपस में काम करते हैं तो बड़ा खूबसूरत जी। और उसी तरह जब हमने मीडिया में भी ये पोर्ट्रे किया कि इस इमेज के बाहर की जो महिला होगी शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो हमने प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। हमें ये मानना होगा कि चीज़ें नॉर्मल हैं, थोड़ा सा हमें एक नेचुरल तरीके से हमें उसे दिखाना होगा। हम जब ओवरडू करते हैं तब भी हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। एक बात जो रेखा मैम ने उठाई थी, काफ़ी अहम बात है, इसका जवाब मैं अमृता जी आपसे जानना चाहूँगी कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आज़ाद हैं, काम भी कर रही हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन जो मानसिक बंधन है, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्टेटस का इशू है, प्रेस्टीज का इशू है, कि उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है घर में वो उसको कह नहीं पा रही हैं, इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है? आखिर क्यों नहीं वो खुद को तोड़ पा रही हैं, इस बंधन से क्यों नहीं मुक्त कर पा रही हैं? आखिर इससे उन्हें कैसे उबारा जाए? शिक्षा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे,
क्या शिक्षा हमें ये सिखा रही है कि जो पितृसत्तात्मक ढांचा है हम उसी के बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन को हम और प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या ये शिक्षा हमें उस ढांचे को खोलने में हेल्प कर रहा है? ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शिक्षा क्या हमें, जैसे हम आज पहचान की बात कर रहे हैं, राइट? शिक्षा क्या हमें पहचान से जोड़ रही है? क्या हम अपने को एम्पावर कर पा रहे हैं शिक्षा से? क्या वो शिक्षा पितृसत्तात्मक ढांचे में जुड़ के उसको और स्ट्रेंथन कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज रेखा जी शायद बोलने की कोशिश कर रही हैं कि शिक्षा जो है यहाँ आपके ढांचे को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है, आपके बंधनों को खोलने की कोशिश नहीं कर रही है, आपके होराइजन्स को वाइडन नहीं कर रही है। ये बोल रही है कि वही ढांचा आपका है, आप उसमें और अपने आप को, अपनी सत्ता को मत बढ़ाओ, लेकिन आप अपने आप को और उस ढांचे में ढालते जाओ। यही प्रॉब्लम आज हो रहा है। आप नहीं, कम से कम अपनी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो हायर स्टेटा की औरतें हैं, उनको हम बच्चियों को तैयार नहीं करते कि कोई भी काम मिले काम करना, और वर्क में रिस्पेक्ट है वो नहीं तैयार करते हम उनको लगता है कि अपनी डिग्री से नीचे आकर काम पकड़ना मुश्किल है। अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी या वो मार रहा है या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करूंगी तो और छोड़ना पड़ जाए मुझे, तो मुझे नीचे होके काम करना पड़ेगा। वो जो चीज है, और जहां तक कि हम लोअर स्ट्राटा की बात करें, वो कोई भी काम पकड़ लेंगी, घर में जाके बर्तन भी साफ करने को तैयार हैं, कुछ भी वो कमाना जानती हैं कि कहाँ। हम लोग सोचेंगे कि मेरा बना बनाया मेरा फाइनेंस है, मेरा हस्बैंड है जो मेरे बच्चों को देख रहा है, मैं कहाँ जाके काम ढूंढना शुरू करूंगी। एक वो जो सोच है ना, उस सोच को बदलना पड़ेगा। ये जो डर हाँ, है, और हम अपनी बेटियों को ऐसे तैयार करें, इसीलिए स्किल देना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं मिल पाएगा, अब स्किल कोई ना कोई हाथ में होगा। अगर आप एडवोकेट हो, आप कहीं पे भी जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आपको वो कोई ना कोई स्किल अपनी लड़की को जरूर देना होगा जो कहीं से भी शुरू कर सकती है अपनी जिंदगी। बिल्कुल। और ये जो एलीट वर्ग में ये जो डर है स्टेटस को लेकर, कम से कम उसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपका, जैसे कि मैंने कहा कि आप पत्नी, बेटी, माँ बाद में है, पहले एक इंसान है और आपका अपना आत्मसम्मान है, उसे ठेस ना पहुंचने दे। मैम, आप कुछ कहना चाहती थी? कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं लाइफ के। एक पहला स्कूल जाना, उसके बाद कॉलेज, फिर क्या प्रोफेशनल आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, शादी का ना। शादी की बात आते ही ऐसा क्यों हो जाता है कि विमेन का प्रोफेशन ऑप्शनल हो जाता है, कंपलसरी नहीं होता है। तो बहुत सी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई, एमबीए किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो डिसाइड कर दे हैं कि फॉर द सेक ऑफ माई मैरिज और फॉर द सेक ऑफ माई हस्बैंड्स करियर, फॉर द सेक ऑफ माई चाइल्ड, आई विल टेक अ स्टेप बैक। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द चॉइस, यू हैव अ चॉइस, बट उसके पहले का सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई ये ऑप्शनल क्यों है? सब अगर लड़कियां भी पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो वो अपने करियर को वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि वो एक ऑप्शनल है? तो उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जब जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तो इस बात को सोच के आप अपना करियर बना सकें, आप अपना काम कर सकें, वो उतना ही आपके करियर में सपोर्ट कर सके और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। इन आयामों में जाके हम क्यों ना लड़के को नापें, बजाय इसके कि भाई उसके फादर के पास कितनी प्रॉपर्टी है या उनका क्या कास्ट है, उनका क्या ये है, वो देखने की बजाय कि क्या ये मेरा सच्चा जीवन साथी हो सकता है। क्योंकि लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ा और क्रूशियल स्टेज होता है। अगर आप सही ढंग से और सही मायनों में और सही आयामों को ध्यान में रख करके आप जीवन साथी का चुनाव करेंगे, तब शायद आपको अपने करियर को ना तो ऑप्शनल बनाना पड़ेगा और ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये शादी केवल एक जरिया है टू एंजॉय अ सर्टेन लाइफस्टाइल। बिल्कुल, आपकी बात से एकदम सहमत हूँ मैं। और मैम, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जब शादी हो जाती है, लड़का और लड़की दोनों का करियर है, अच्छा स्टेटस है, वो बूम पे हैं, बच्चा होने के बाद हर हाल में लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, देखभाल करनी है, आप जॉब से क्विट कर लो, माँ की जिम्मेदारी है आपकी पहले निभानी है। तो इस मोर्चे पे कहीं ना कहीं महिला कमजोर पड़ जाती है। मुझे एक बहुत रोचक बात याद आई। हमने एक स्टडी करवाई थी मैट्रिमोनियल्स पर, और 2 बार करवाई, और उसमें हमने देखा कि कुछ वर्ड्स बड़े कॉमन हैं। जैसे कि मेल्स ये चाहते हैं उन्हें होमली एक तो मिले लड़की, ये 20 साल पहले भी चाहते थे, 50 साल पहले भी चाहते थे, आज भी वो होमली चाहते हैं। नंबर 2, कुछ एड्स हमने देखे जिसमें लिखा था कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल नीड नॉट अप्लाई।
या फिर गर्ल फ्रॉम एलीट कॉलेज नीड नॉट अप्लाई। मतलब ये कि आप अगर उस कॉलेज या उस जगह से हैं जो कि आपको बहुत एम्पावर करती है, तो कृपया इस मैट्रिमोनियल एड पर आप अप्लाई ना करें। ये चीज़ें हमें दिखाती हैं हम क्या चाहते हैं। असल में ये एक तरह का एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट में हमने 10 नंबर अगर बनाए हैं तो 10 में से 10 या 9.5 नंबर वो फीमेल उसे अपना ले। और मुझे ऐसा लगता है, और हमारे पैनल ने बहुत अच्छी बातें कही, कि हम थोड़ा सा एक छोटे होते से जी इस तरह की चीज़ को समझाना हम शुरू करें और समझना भी शुरू करें कि बात डिस्प्यूट की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात इतनी ज़रूर है कि हम अपनी समझदारी का थोड़ा सा सलीके से इस्तेमाल करें। अगर पुरुष पढ़ा लिखा हो सकता है तो शायद फीमेल भी पढ़ी लिखी हो सकती है, और अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। ये सोचने की बात है कि आपको क्यों एक एजुकेटेड फीमेल से आपको क्या परेशानी है, और अगर आपको एजुकेटेड चाहिए तो वो होमली क्यों चाहिए, सोचने की बात है। कई बार हमें एक पढ़ी लिखी मेड चाहिए होती है, और हम चाहते हैं उस मेड का बायोडेटा बहुत अच्छा हो, लेकिन वो रहे मेड। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो सोच है वही महिलाओं के ऊपर हावी हो रही है, और कहीं ना कहीं यही सोच जो है वो घरेलू हिंसा का भी एक अहम कारण बन रही है। क्योंकि हमने ये बताया, और घरेलू हिंसा की परिभाषा में भी है कि ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, ये मेंटल वायलेंस भी है। आपके आत्मसम्मान पे, मान सम्मान पे जो चोट की जाती है, वो भी एक घरेलू हिंसा है। ये जो एक्ट बना था घरेलू हिंसा का 2005, हाँ, उसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर कोई महिला जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो अगर नहीं आ सकती है या नहीं आना चाहती है पर्सनली कोर्ट में, तो उनके थ्रू, या उनके पिता हो, उनके नेक्स्ट फ्रेंड, या कोई एनजीओ, वो उनका केस टेकअप कर सकते हैं कोर्ट में। उनको पर्सनली बार बार कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी महिला के पास पैसा नहीं है वकील लेने के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री लीगल एड मिलेगा, उनको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और एक खर्चा नहीं, वो अपना केस वहाँ से लड़ सकती हैं। ये 2 बातें मुझे। मैं एक बात लास्ट में जो कहना चाहूँगी, ऑडियंस में लड़कियाँ भी हैं, कि शादी को अपना एम मत बनाए ज़िंदगी में। शादी तब करें जब करना चाहें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ इसलिए बड़ी हो के बच्चों को सिर्फ इसलिए लड़कियों को पालते हैं कि इनकी शादी करनी है, तो मुझे लगता है यहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं। तो शादी लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जब मन चाहे, जिससे मन चाहे, नहीं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा ध्यान कोई रखने के लिए शादी करना है, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये जो सोच है कि कोई हमारा भरण पोषण करेगा, हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, जो शुरुआत से कहावत चली आती थी कि बच्ची जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में, बड़ी होती है, ब्याही जाती है तो पति के संरक्षण में, और उसके बाद जब बूढ़ी होती है तो बेटे के संरक्षण में। आखिर हमेशा हम संरक्षण में ही क्यों रहें? हम इतने एम्पावर क्यों ना हो कि दूसरे को संरक्षित कर सकें? बिल्कुल, इसके लिए माँ को ही अपनी बेटी को बचपन से ये बीज डालना होगा कि दरअसल आप दूसरे का संरक्षण कर सकती हैं, आपको संरक्षण में रहने की ही सिर्फ आदत नहीं डालनी है। क्या जी? मैं सभी महिलाओं को कि अब तो चुप्पी तोड़ो। अब अगर आवाज़ नहीं उठाई तो आगे तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे। इसी माध्यम से बोलना चाहूँगी, सभी को अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और सभी को आगे आना है। बिल्कुल मैम, मैंने ज़्यादातर जितना भी कम्युनिटी में काम किया है, ज़्यादातर मैम नशे के ऊपर ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के साथ। तो मैम उसके लिए कुछ रोकथाम है? नशे के लिए ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि नशा मुक्ति केंद्र में भेज दीजिए मैम, मगर उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं बना है, क्योंकि पैसों के ऊपर ही होती है जो भी चीज़ होती है। तो मैम इसके लिए कुछ एडवाइस करेंगे मैम कि हम उन लोगों के लिए क्या करें? बिल्कुल, पति नशे में आता है और पीता है, ये डेली का काम हो जाता है। उसको एक एलिबाई है कि मैं तो नशे में था इसलिए मार दिया। ऐसा कुछ कोई नशा ऐसा नहीं कर देता कि आपको इंसान से हैवान बना देता है। ऐसा कोई आपके अंदर वो हैवानियत है इसलिए आप करते हैं, तो कोई नशा ऐसा नहीं हो सकता जो आपको चेंज कर दे इस तरह का। एक इसमें बात मैं और कहना चाहूँगी, जब हम सबसे पहला लेवल ऑफ कांटेक्ट कोई भी विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की, वो पुलिस होता है।
और जो डोमेस्टिक वायलेंस कानून में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल बनाया गया है, आई थिंक वो बहुत पुलिस के लेवल पे बहुत सारे हमारी बहनें हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं, और महिलाओं के साथ एक पुलिस के साथ भी काम करना ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करके कि भाई ऐसे आपको डील करना है। अगर कोई वुमन अप्रोच करती है, फ़ोन करती है और वो कोई कंप्लेन करती है मारपीट हो गई, तो भले ही एफआईआर दर्ज हो या ना हो, कम से कम ये रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जानी चाहिए और वो अपने विजडम में कुछ उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास किए जाएं, ताकि अगर जैसे आप ये एग्जांपल दे रही हैं किसी ने मारपीट की शराब पी करके, अगर वो रिपोर्ट पुलिस के पास जाती है, वो तुरंत वहाँ के प्रोटेक्शन ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके और ये मामला वहाँ के लोकल एमएम के कोर्ट में जाए और कुछ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हों और उनको समझा दिया जाए कि भाई ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स है, अगली बार अगर आप ये वायलेट करोगे तो यहाँ से आप सीधे जेल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये एक्ट करेगा एज अ प्रोटेक्शन मेजर फॉर जो भी विक्टिम है। तो उस लेवल पे पुलिस के साथ और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को एक्टिवेट करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ कि कैसे डील करना है ऐसी विक्टिम्स को, रादर देन उनको अपनी ज्ञान देना कि भाई ये घर की बात है या आप डिसीजन लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को भी मैपिंग कर सकते हैं और ऐसी जो फैमिली जहाँ पे हो रही हैं उनको हाईलाइट करके रखा जा सकता है कि ये जो एरियाज़ हैं या ये जो घर हैं जहाँ पे ये रोज़ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको कैसे उनके साथ रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल मैम, ये जो गवर्नमेंट ने वन स्टॉप सेंटर्स बनाए हुए हैं हर ज़िलों में, थोड़ा इसे लेकर भी बहुत से लोग में जानकारी नहीं है, अगर आप बताएं कि वो कैसे काम करता है रेखा मैम। ये WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर सब में शुरू हो गया है। वहाँ महिलाएं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, रेप हो या कोई और आपको काउंसलिंग की सिर्फ ज़रूरत हो, दोनों हस्बैंड और वाइफ को, आप लोग वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे काउंसलर है और ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है उसी टाइम हॉस्पिटल की या देखभाल की, तो वो हॉस्पिटल साथ होता है, वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है और एक काउंसलर होता है। आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, काउंसलिंग की, पुलिस की या हॉस्पिटल की, आपको वन स्टॉप सेंटर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। और वहाँ अगर आपको घर से निकाला गया तो कुछ दिन आप रह भी सकते हैं। वहाँ 5 बेड्स का भी इंतज़ाम है, तो वहाँ पर आपको वहाँ रहने के बाद, देखभाल करने के बाद आपको कहीं और शिफ्ट करते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली अगर जाना चाहती हैं तो वन स्टॉप सेंटर जा सकती हैं। डायरेक्ट जा सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट जा सकती हैं। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा है क्योंकि हर ज़िलों में है, मंत्रालय की तरफ से इसकी व्यवस्था की गई है और उसमें सारी व्यवस्था है। वहाँ पर आश्रय भी है कि अगर आपको घर से निकाल दिया गया है, अभी आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप वहाँ रह सकते हैं। 181 में पूरे इंडिया में आपको, जी बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर है जी। वैसे सीनियर सिटीजन्स के राइट भी हैं। अगर आप पुलिस में जाएंगे तो उनको वैसे भी दिलाया जाएगा, और कोर्ट तो बहुत ज़्यादा इसमें सख्त है कि बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं निकाल सकता है। उनके ट्राइब्यूनल्स भी हैं अलग से। अगर बहू वायलेंस करती है, मतलब बहू हिंसा करती है सास ससुर के ऊपर, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए बेस्ट फोरम होगा सीनियर सिटीजन्स ट्राइब्यूनल। अगर आप क्योंकि बहू को केवल आप नहीं बना पाइएगा रिस्पोंडेंट, बहू के साथ साथ पति भी होना चाहिए। अगर वो किसी मेल के थ्रू वो हिंसा हो रही है, नहीं, मैं कहना चाहूँगी अगर हस्बैंड की डेथ होगी है और बहू सास ससुर के साथ में रह रही है और वो सास ससुर को इतना गंदा बोलती है, इतना मारपीट करती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन जा सकते हैं, उसमें पुलिस में भी जा सकते हैं। ज्यादातर ये होता है कि बहू के लिए तो सब कुछ खुला हुआ है और सास ससुर के लिए कुछ नहीं खुला हुआ। उसमें पुलिस के पास भी जा सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी आप उसका कंप्लेंट कर सकते हो। बिल्कुल, तो जो कि टॉपिक था आज का हमारा, महिला और घरेलू हिंसा, तो जो सबसे बड़ी बात इस चर्चा के दौरान निकल कर आई है वो ये है, महिलाओं का सेल्फ एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उनका शैक्षिक रूप से या आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपनी आवाज़ भी बुलंद कर पाएंगे और अपने आप को दुनिया के सामने रख पाएंगे और अपनी बात सबको बता पाएंगे। क्योंकि अक्सर अपने आसपास के घरों में हम देखते हैं कि महिलाओं को सहना ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बना दिया जाता है, क्योंकि घर परिवार में महिलाओं को सिर्फ सहना सिखाया गया है,
कहना नहीं सिखाया गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी आवाज़ खुद उठाएं, अपनी मशाल का दीपक खुद जलाएं और अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता ना करें, क्योंकि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। इसी के साथ सरोकार के इस अंक में आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और जो हमारे खास पैनलिस्ट आए थे उनका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, अहम चर्चा के लिए, और जो तमाम दर्शक यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी बताई, कुछ लोगों ने अपने सवालों को भी साझा किया, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।